टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। और गौरी किन किन सवालों का जवाब देंगी, क्या कुछ खास टिप्स आपको देने वाली हैं, वो आपको पहले बता दूं कि इस शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। नए साल में बदले टैक्स की देनदारी के नियम, टैक्स प्लानिंग से पहले किन किन बातों का रखें ख्याल, नौकरी के साथ बिजनेस से हो रही है कमाई तो कैसे बचाएं ज्यादा से ज्यादा टैक्स, किराएदार से कैसे वसूलें जीएसटी, जानेंगे रेंटेड प्रॉपर्टी पर जीएसटी के नियम। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन चूंकि अब हम लोग नए फाइनेंशियल ईयर में आ चुके हैं, तो नए फाइनेंशियल ईयर के लिए अभी से हम में से कई लोग टैक्स प्लानिंग कर रहे होंगे। तो गौरी, क्यों ना सबसे पहले लोगों को ये बता दिया जाए कि नए फाइनेंशियल ईयर में टैक्स के कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। उनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो ये टैक्स प्लानिंग आप ज्यादा बेहतर कर सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सकेंगे, जो कि टैक्स गुरु का एक तरह से मकसद भी है। चाहे वो क्रिप्टो का मामला हो, चाहे प्रोविडेंट फंड का मामला हो, आईटीआर का मामला हो, सब में कुछ न कुछ बदलाव किए गए हैं। तो सबसे पहले गौरी, क्यों ना हम लोग पीएफ की बात कर लें। हालांकि पीएफ को लेकर सरकार ने पिछले साल ही नियम लाया था कि अगर 2.5 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपका हो रहा है तो उसमें आपको जो है ब्याज पर जो है आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो ब्याज पर टैक्स देने की बात है वो इस असेसमेंट ईयर में आपको देना होगा। तो ये क्या नियम है गौरी, आप ही समझा दे तो बेहतर रहेगा। जी जी लक्ष्मण, देखिए ये जो नियम है जो लाया गया था उसमें ये कहा गया था कि वैसे तो जो पीएफ होता है वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में फॉल करता है, तो उसके ब्याज के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन ये नया नियम लाया गया था कि अगर आपकी कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा है तो उसके ऊपर जो जितना अमाउंट 2.5 लाख के ऊपर जा रहा है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। यानी कि अगर आपकी कंट्रीब्यूशन 3 लाख है तो 50,000 के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। 2.5 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट है। 50,000 के ऊपर जो मिल रहा है या 50,000 से ज्यादा अगर कंट्रीब्यूशन ऊपर जा रहा है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। और मैं बता दूं कि इस साल जो आईटीआर फॉर्म्स रिलीज हुए हैं उसमें बकायदा अलग से कॉलम दिए गए हैं जहां पे आपको बताना है कि आपको कितना इंटरेस्ट कहां से मिल रहा है और कितना टैक्सेबल है, कितना आपका एग्जेम्प्ट है। तो अगर कंट्रीब्यूशन आपका 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको टैक्स यहाँ पे जो है देना पड़ेगा। ये जो नियम गौरी ने बताया इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा नए फाइनेंशियल ईयर में टैक्स प्लानिंग करते वक्त। हालांकि असेसमेंट ईयर के लिए लागू होने जा रहा है। गौरी, इसके अलावा एक जो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है जिसपे आपकी काफी महारत हासिल भी है वो है क्रिप्टो को लेकर के। बजट में सरकार ने क्रिप्टो एसेट पर टैक्स लगाने का ऐलान किया है, उसके नियम क्या कहते हैं? जी लक्ष्मण, बहुत बड़ा ऐलान किया था सरकार ने, इस बार क्रिप्टो पे टैक्स लगा दिया। हालांकि ये नहीं बताया कि क्रिप्टो लीगल है या इलीगल है, लेकिन ये बोल दिया कि जो भी है इस पे हम टैक्स लगाएंगे। तो टैक्स लगाएंगे सीधा 30%, यानी कि जो हाईएस्ट स्लैब रेट है उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। जो यूजुअली लॉटरी और ऐसी अनएक्सपेक्टेड जो कैजुअल इनकम होती है उस पर लगाया जाता है। तो 30% का टैक्स, जहाँ तक कि 1% का टीडीएस कटेगा। और टीडीएस जो कटेगा वो टोटल ट्रांजैक्शन पे कटेगा, यानी कि आपको लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। टीडीएस 1% आपका कटेगा। साथ ही इसमें कोई लॉस आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो अगर आपको कोई लॉस हो रहा है, बिटकॉइन में प्रॉफिट हो रहा है इथीरियम में, तो आपको इथीरियम का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। और साथ ही जो कैलकुलेशन करनी है आपको अपने गेन की, उसमें कोई भी और एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है। यानी कि सिर्फ जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दैट करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी, वो ही सिर्फ अलाउ होगी। उसके अलावा आपने कोई भी खर्चा किया है वो अलाउ नहीं होगा। तो काफी जो प्रॉफिट है वो ज्यादा निकल के आएगा। तो बिल्कुल, क्रिप्टो में अगर आप पैसा लगा रहे हैं और अगर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं तो इन टैक्स के नियमों का जरूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस मोटे मुनाफे में टैक्स की हिस्सेदारी भी काफी मोटा रहने वाला है। क्योंकि कई सारी छूट दूसरे टैक्स के प्रावधानों में जो मिलती है वो छूट यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाली। मिसाल के तौर पर आप नुकसान को सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, खर्चे नहीं दिखा सकते हैं, जैसा कि गौरी ने बताया। तो क्रिप्टो में पैसा लगाने से पहले इन सब बातों का ख्याल जरूर रखिएगा। और ये नियम इसी चालू कारोबारी साल से लागू हो चुके हैं। गौरी, एक और मुद्दा था, वो था होम बायर्स के लिए सेक्शन 80 EEA का प्रावधान रखा था सरकार ने, और वो पिछले कारोबारी साल में उस प्रावधान की अंतिम तारीख थी, तो वो खत्म हो गया। अब उसके तहत जो टैक्स छूट होम बायर को मिलना था वो नहीं मिलेगा।
जी मैं इस पर क्लैरिटी दे देती हूँ। ये जो सेक्शन है 80EEA, ये उन होम बायर्स के लिए था जिनका फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं। उसमें कुछ कंडीशंस थी, 45 लाख से कम का घर है और ऐसी कुछ कंडीशन थी जिनको एडिशनल बेनिफिट मिलता था 1.5 लाख रुपए का अंडर दिस सेक्शन 80EEA। तो वो अब से नहीं मिलेगा, वो खत्म हो गया है। तो कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो हमें सेक्शन 24 में मिलता था 2 लाख का इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और लेट आउट के केस में सारा का सारा इंटरेस्ट मिलता था डिडक्शन, वो भी नहीं मिलेगी क्या? तो वो बिल्कुल मिलेगी। जो आपका सेक्शन 24 में आपको डिडक्शन मिलती थी सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 2 लाख और लेट आउट के केस में अनलिमिटेड अमाउंट, वो अभी भी मिलती रहेगी। सिर्फ ये एडिशनल अमाउंट जो 1.5 लाख का मिलता था वो आपको नहीं मिलेगा EEA में, वो अब से नहीं मिलेगा। चलिए, तो ये सारे कुछ नए नियम हैं, नए पेच हैं टैक्स को, जो आपको अब नए कारोबारी साल में ख्याल रखना है अपनी टैक्स प्लानिंग करते वक्त। चलिए शुरू करते हैं गौरी सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहला सवाल दिल्ली से ही लेते हैं। सुनील कुमार गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार लक्ष्मण जी, गौरी जी, धन्यवाद मेरी क्वेरी लेने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा सवाल है कि मैं सैलरीड क्लास हूँ, साथ में मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड भी करता हूँ, जिसमें कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में मेरी ठीक ठाक अर्निंग है। मेरा सवाल ये है कि मैंने 80cc की जो लिमिट है 1,50,000, उससे बियॉन्ड इन्वेस्ट किया हुआ है। आपको पता है वो बहुत क्लटर्ड है, उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर 1,50,000 की लिमिट सैलरी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट होती है, तो क्या जो एक्सेस अमाउंट है बियॉन्ड 1,50,000, क्या मैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम के अगेंस्ट एज एन एक्सपेंस दिखा सकता हूं? ठीक है जी, मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो 80C की लिमिट है ये बहुत कम है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व और हर साल हमारी मांग रहती है कि इस लिमिट को बढ़ाया जाए, जो कई सालों से बढ़ी नहीं है। लेकिन आपका सवाल ये है कि आपने 80C के बियॉन्ड, मतलब 1.5 लाख के बियॉन्ड आपने इन्वेस्ट किया है और आप उसको बिजनेस इनकम में एज एन एक्सपेंस अपने PNL में दिखाना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका बिजनेस इनकम है उसमें आप वही खर्चे क्लेम कर सकते हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड खर्चे हैं। तो अगर जैसे आपने कोई बच्चों की ट्यूशन फीस पे की है और अपना LIC का प्रीमियम पे किया है या आपने कोई और इन्वेस्टमेंट की है, तो वो आपके बिजनेस से रिलेटेड आपके एक्सपेंसेस नहीं हैं, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते और आपका 80C फुल हो चुका है। तो जो एक्स्ट्रा आपने इन्वेस्टमेंट या खर्चे किए हैं जो 80C में आते हैं, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपने जो बिजनेस के एक्चुअल में जो खर्च हो रहे हैं उसका ही बेनिफिट आप उठा सकते हैं। चलते हैं नागपुर, ताराचंद कलवानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ताराचंद जी बताएं, क्या उलझन है आपकी? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज था, अब मैं रिटायर हो गया हूँ। किस डिपार्टमेंट में थे आप? मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में डॉक्टर। अरे वाह, चलिए। और MP मध्य प्रदेश में जॉब करता रहा। 33 ईयर्स के बाद मैंने VRS लिया हुआ हूँ। जब मैं सर्विस में था तो मेरी सैलरी से TDS बाकायदा हर साल कटता रहा, डिपार्टमेंट काटता रहा और डिपार्टमेंट बाकायदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा भी करता रहा, लेकिन पैन कार्ड पे कभी अपलोड नहीं किया। तो जिसके कारण मेरे को इनकम टैक्स की पोर्टल पे डिमांड फॉर आउटस्टैंडिंग दिखता था। मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ग्रीवेंस भी डाला कि मेरा TDS बकायदा काटा गया है और TDS सर्टिफिकेट मैंने लोड भी किया, लेकिन डिपार्टमेंट ने मना कर दिया कि नहीं 26 AS में शो नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं। तब मैंने डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कार्रवाई की। अब डिपार्टमेंट ने पिछले 2 महीने पहले मेरे 6, 8, 10 सालों के TDS अपलोड कर दिए हैं, जो कि 26 A में अब रिफ्लेक्ट भी होने लगे हैं। वेरी गुड। तो मैंने इनकम टैक्स की पोर्टल पे जाके डिमांड फॉर आउटस्टैंडिंग में ये फीड किया कि मेरे ये जो डिमांड फॉर आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है ये अब रिफ्लेक्ट होने लगा है 26 A में, और ये मेरा डिलीट किया जाए और मेरे जो पिछले 3 साल के जो मेरे को रिफंड चाहिए थे वो मेरे को दिए जाएं। बिल्कुल। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैंने इसके साथ अपने जो AO हैं नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में, उनको मेल किया है और फिर से ग्रीवेंस डाला है IT डिपार्टमेंट की पोर्टल पे कि मेरे जो आउटस्टैंडिंग डिमांड है वो डिलीट किए जाएं। मेरे जो लेकिन अभी तक नहीं रिफंड वापस नहीं हुआ है।
हाँ वापस नहीं हो रहा, और भी डिमांड फॉर आउटस्टैंडिंग भी शो कर रहा है, शो कर रहा है, मेरे जो ड्यूज थे वो 26A पे दिखा रहे हैं। समझ गया। तो अब इससे कैसे निपटे? गौरी, मामला कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इन्होंने तो पूरी प्रक्रिया का पालन किया और इनकम टैक्स विभाग ने मान भी लिया कि इनका टीडीएस है और इन 26A में दिखा भी रहा है। अब क्या करें? जी देखिए, मैं तो आपको यही कहूँगी कि आपने जो प्रोसेस फॉलो किया है वो बिल्कुल ठीक है। आपने अपना 26A भी अपलोड किया है जहाँ पे वो आपका टीडीएस रिफ्लेक्ट कर रहा है। साथ ही जो रिप्लाई होता है वो एक अच्छी तरह से आप रिप्लाई बना के अगर डिपार्टमेंट को देंगे तो मुझे लगता है मैटर सुलझ जाना चाहिए। नहीं सुलझ रहा जो आपने बताया तो आप जाके असिस्टिंग ऑफिसर से पर्सनली मिलिए और इसको सुलझाइए। अगर बाई चांस नहीं होता तो मुझे लगता है शायद हो सकता है ये मैटर लिटिगेशन में जाए और तब सुलझ जाए। लेकिन अगर एओ से पर्सनली मिल के उनको सारा कुछ एक्सप्लेन करके आप इसको मैटर को सुलझा सकते हैं तो सबसे अच्छा तरीका तो वही है। ग्रीवियंस में भी और जहाँ डिमांड आउटस्टैंडिंग आ रहा है वहाँ पे भी अगर आप जो रिप्लाई कर रहे हैं वो रिप्लाई आपका ऐसा होना चाहिए कि असिस्टिंग ऑफिसर एक बारी में समझ जाए आप क्या कहना चाहते हैं और उनको समझ आ जाए कि आपकी कोई गलती नहीं है और ये जेन्युइन हार्डशिप है आपके ऊपर। तो मुझे नहीं लगता कि ये मैटर थोड़ा और आगे जाएगा। हालांकि इनकम टैक्स का मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जितना इन्होंने समझाया उससे बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर हो चुका है कि इनका अब जो है डिमांड था वापस किया जाए और इनको रिफंड मिलना चाहिए था। और चूंकि टैक्स ग्रुप में इन्होंने अपनी बातों को रखा है तो मैं यही अपील करूंगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि इनका रिफंड जल्द से जल्द वापस किया जाए, क्योंकि अब जिस एज ग्रुप में आ चुके हैं वहाँ पे डिपार्टमेंट के चक्कर लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है और पैसे का हिसाब किताब ही रखना मुश्किल होता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जल्द से जल्द रिफंड कर दे, यही अपील करेंगे। और जैसा कि प्रक्रिया गौरी ने बताया इसका पालन करेंगे तो हो सकता है कि आपको जल्द से जल्द राहत मिल जाए। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि ITR फाइल करने में अब कौन सी नई जानकारी देनी होगी आपको, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है। गौरी, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें फिर से, उससे पहले थोड़ी सी जानकारी आप हमें दे सकें दर्शकों को कि ITR फॉर्म में सरकार ने कुछ बदलाव किया है, वो कौन से महत्वपूर्ण बदलाव है जिनका ख्याल टैक्स पेयर्स को रखना चाहिए? जी देखिए, जो ITR के नए फॉर्म रिलीज हुए हैं तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहले तो उसमें चेंज किया गया है कि अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम में नहीं आ रहे हैं, आप प्रिजम्पटिव का फायदा नहीं ले रहे हैं तो आपसे कुछ जानकारी और मांगी गई है, जैसे आपका टर्नओवर कितना है, कैश में खर्चा या इनकम कितनी है और ऑडिट रिलेटेड जो जानकारी है वो मांगी गई है। दूसरी जानकारी जो मांगी गई है वो ये है कि अगर आपने पिछले साल न्यू रिजीम में ऑप्ट किया था तो इस साल आपको बताना है कि आपने न्यू रिजीम में ऑप्ट किया था, इस साल आप कंटिन्यू कर रहे हैं, डिसकंटिन्यू कर रहे हैं और आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, ये वाली जानकारी आपको रिटर्न में देनी जरूरी है। फिर उसके अलावा अगर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से आपको डिविडेंड है तो उसमें 2 कॉलम अलग कर दिए हैं, जिसमें सेक्शन 222E का डिविडेंड अलग दिखाना है, उसके अलावा जो डिविडेंड होता है वो आपको अलग दिखाना है। इसके अलावा रेजिडेंशियल स्टेटस में कुछ चेंज किया गया है। रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको अलग अलग कॉलम्स दिए गए हैं और आपको उसमें बताना है कि आप कौन से क्लॉज के तहत इंडिया में रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, तो आपको क्लॉज आपका सिलेक्ट करना होगा। और साथ ही प्रोविडेंट फंड में जो चेंज मैंने पहले ही बताया था कि आपको प्रोविडेंट फंड में अगर आपका इंटरेस्ट है 2.5 लाख से ऊपर की कंट्रीब्यूशन पे तो वो आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। तो ITR में इन सारे बातों का ख्याल रखें इस नए कारोबारी साल के लिए। चलिए फिर से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। मुजफ्फरपुर बिहार से पंकज ठाकुर साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज जी नमस्कार। नमस्कार सर, बताएं क्या उलझन है आपकी? थैंक यू सर मुझे ज्वाइन करने के लिए। मेरा सर क्वारी ये था कि जैसे मेरा पेंशन 70 के मतलब बनता है आसपास और हमेशा 4000 कुछ रुपए हमेशा कट के मेरा क्रेडिट होता है। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। हाँ, उसके बाद जब मैं जैसे ITR फाइल करता हूँ तो मेरे को फॉर्म 16 का प्रॉब्लम आता है, उसमें कुछ शो नहीं करता है कि मेरा कुछ कटा हुआ है इनकम टैक्स करके। ठीक और मेरा मतलब पेमेंट जो है ये PCDA इलाहाबाद से मतलब होता है। समझ गया। तो गौरी क्या करेंगे इनको? जी देखिए, अगर आपके फॉर्म 16 में आपका TDS नहीं आ रहा है तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्म 16 अपने एम्प्लॉयर से लेना या बैंक से जो भी आपको दे रहा है फॉर्म 16 उससे लेना बहुत ज़रूरी है। अगर फॉर्म 16 में आपका TDS रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा तो आप जिनसे भी आपने फॉर्म 16 लिया है, अपना एम्प्लॉयर जो है, उनको जाके बोलिए कि आपको फॉर्म 16 में वो रिफ्लेक्ट करें। और साथ ही ये जो TDS का अमाउंट है ये आपके फॉर्म 26A में भी रिफ्लेक्ट होना ज़रूरी है।
अगर बाय चांस एम्प्लॉयर बोल देता है कि हम आपको रिवाइज फॉर्म 16 नहीं देंगे, एक तो आप उनकी कंप्लेन कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर वो नहीं भी दे रहा और आपके 26 डेज में रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो मैं तो कहूँगी फिर भी आप उसको क्लेम कर लीजिए, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी तो फिर से टैक्स गुरु से संपर्क करिएगा, हम उस दिक्कत को सुलझाने की कोशिश करेंगे। चलते हैं वडोदरा, अलख भट्टाचार्य जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अलख साहब नमस्कार। Yes, good afternoon. गुड आफ्टरनून, बताएं क्या? हाँ, Actually, I got retired in the March 21, ठीक है। and with the voluntary retirement corpus, I have procured actually that 10 lakh IFL bond actually. And for FY 2021, that is excess AY 21-22, I have already will return given the return in usual time. And accordingly, I got a silver certificate from the IT department of completion of the process. And recently, I got on 29th March that some high-value transactions are available through AIS, for which they asking me to submit my feedback and revise my tax return. I have given the feedback accordingly because I found one transaction is there of purchase of a bond of IIFL that is 10 lakh as I mentioned just now. Other than that, there is no such transaction. Should I have to revise my transaction tax return? नहीं, ये जो AIS में जो आपको दिखा रहा है नया हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन आपने किया हुआ है वही दिखा रहा है या फिर अलग है? हाँ, एक ट्रांजैक्शन दिखाया है, उसके इसमें मैंने फीडबैक भी दिया है, दैट इज ट्रू बोल के मैंने इंफॉर्मेशन दिया है IT रिटर्न में अभी। ठीक है। हाँ, गौरी क्या कर सकते हैं ये? आई गॉट इन द 29th मार्च। समझ गया। ठीक है, देखिए मैं बता देती हूँ। देखिए पहले तो जहाँ तक बात है रिवाइज करने की, तो रिवाइज करने की लास्ट डेट निकल चुकी है जो 31 मार्च थी। अब आप अपनी रिटर्न सिर्फ अपडेट कर सकते हैं, वो भी तब जब आपका एडिशनल टैक्स बनता है, तो आप अब रिवाइज नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि आपको रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपका जो अमाउंट है परचेज का, पहले तो वो कहीं रिटर्न में अभी तक दिखाना नहीं होता था। दूसरी बात ये कि आपका हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हुई है, जो आपने ट्रांजैक्शन की है उसके लिए आपके पास प्रूफ है कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया, इस पे ये ड्यूली टैक्सेस पेड हैं और उससे आपने कुछ परचेज की है। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कहीं रिपोर्ट होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जरूरी आपको नोटिस आएगा। रिपोर्टिंग हुई है, डिपार्टमेंट आपको बता रहा है कि आपने ये परचेज किया है और हमारे पास इसकी जानकारी है, तो आप वो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कल को अगर नोटिस आएगा तो एक्सप्लेन किया जा सकता है कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया और उसके बाद टैक्सेस ऑलरेडी पेड है। बिल्कुल। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक बाद बताएंगे किराएदार से कैसे वसूलें GST। छोटे से ब्रेक के बाद। ओह माय गॉड, पता है मुझे किस कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया है? पता है मुझे किस कंपनी से ऑफर लेटर आया? पता है कौन सी कंपनीज मेरे लिए काम करती है? अब स्टॉक्स पर टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए और उनको अपने लिए काम पर लगाइए। इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। डैड, क्या सिम्फनी वेंटी कूलिंग हमारे फार्म हाउस में भी लग जाएगा? बिल्कुल, बंगलो, शोरूम, स्कूल, हॉस्पिटल, कहीं भी लग सकता है। That's cool. वेंटी कूल। क्या हुआ? फिर से एक्स बॉयफ्रेंड का मैसेज? ट्रेडिंग अकाउंट से फिर से पैसे कट गए। I'm so tired of it. तो बदल देना एक्स की तरह। उससे कुछ नहीं होने वाला। हर जगह वही हिडन फीस, प्लेटफॉर्म फीस और पता नहीं कौन सी फीस है यार। हर प्लेटफॉर्म पे नहीं, ये देख। Invest with Arihant Capital. Download the app now. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार। भारत ने पूरी दुनिया को योग सिखाया। मैं खुद भी रोज योग करता हूँ, इससे बहुत फायदा होता है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी इसका लाभ उठाए। आप भी जरूर योग करें। अगर आप योग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हम आपके यहाँ निःशुल्क टीचर भेज देंगे। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योग सीखना चाहते हैं और उनके पास कोई ऐसी जगह है जहां योग की क्लास हो सकती है, तो बस 9013-585858 पर मिस्ड कॉल दें
और दिल्ली सरकार आपको योग सिखाने के लिए प्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। Markets are all about the rush of making money. No. Markets are all about wealth creation and more importantly, sound sleep. No, markets are all about going to the moon and beyond. Trust me, it's all about fundamentals and compounding. Stop being so old school. And you stop being a Robin Hood punk, man. Stop. Sectors. Market gossip. And worldview. Decoded every day for you through the lens of old school and the new school. So join us at Markets with Santo and CJ on Money Control for your ultimate vibe check on Dalal Street. Weekdays 9 a.m. and 3 p.m. Not going to go to lunch. It was you. It was not. हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज दिस? अब ऐसी भयंकर गर्मी से राहत तो सिर्फ सिम्फनी एयर कूलर ही दे सकता है, जो पंखे जितनी बिजली में दे जबरदस्त कूलिंग। गर्मी को करो सिम्फनी। हर बड़ी खरीदारी लाती है बड़ी झिझक। नए नवेले दूल्हे को गले लगाइए ना मैडम, नए मोबाइल को नहीं। सर, मैं आपकी झिझक मिटाऊं? आप कौन? मैं इनोवेटिव करूं हर परचेज इजी, किसी भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड पे EMI ऑप्शंस दिलाकर। लीजिए सर, आपका बिल हो गया डिवाइड और खुशियां मल्टीप्लाई। इनोवेटिव, हर स्वाइप में एक नई कहानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। गौरी, चलते हैं नोएडा, जहां से राजेंद्र यादव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार सर, मैं राजेंद्र यादव नोएडा से बोल रहा था जी। ये हम जानना चाह रहे थे कि इस दिन हमने डिस्कशन में आपके पूरा नहीं सुन पाए थे कि ये हाउस रेंट जो मिलता है उस पर क्या ये GST एप्लीकेबल है फॉर एनी लिमिट? गौरी, ठीक है, देखिए मैं बता देती हूँ, जो हाउस का जो रेंट होता है यानी कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की अगर आप बात कर रहे हैं तो उस केस में कोई GST नहीं होता, लेकिन अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी आपने लेट आउट की है तो उसके ऊपर GST लगेगा। आपको GST का टर्नओवर, पूरा अपना एग्रीगेट टर्नओवर देखना होगा कि आपके सारे बिजनेस का, रेंटल इनकम का सारा टर्नओवर मिला के अगर थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहा है उस केस में आपको GST लेना होगा और जमा कराना होगा। अगर आपके पास GST नंबर है और टर्नओवर क्रॉस नहीं कर रहा तो उस केस में भी आपको GST कलेक्ट करके जमा कराना होगा। चलिए गौरी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे GST से जुड़ा हुआ हो या फिर इनकम टैक्स से, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज।